हेलो एवरीवन। अब हम करें सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 6। इसमें मैं आपको बताऊंगी विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी नेमिंग से ये मीन्स हवा, हवा से एनर्जी हुई प्रोड्यूस, और उससे फिर हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जियोथर्मल मतलब कि अर्थ में जो एनर्जी है उसका हम कैसे यूज करेंगे, ये इसमें मैं बेसिकली बताऊंगी। तो विंड एनर्जी हवा का है। क्या होता है कि ये हवा से ये मूव करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसमें टरबाइंस हैं, टरबाइन मूव करेंगे, उसके बाद जनरेटर मूव करेंगे और फिर इससे जो है वायर हमारे अलग अलग इसमें लगे होंगे, वायर होंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर वायर है और वायर चले जाएंगे और क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो विंड विंड एनर्जी का आपको हम लोग बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। जो विंड एनर्जी है उससे देखिए, जो आप फार्मर्स थे उससे हस्क वगैरह को अलग करने के लिए फार्मिंग में यूज करते थे। और जो ये जो इसका विंड एनर्जी की जो पुराने जमाने में आप लोग देखते होंगे बहुत टाइम से ये उसमें फार्म में बड़े बड़े पंप्स वगैरह जो है इसके विंड एनर्जी ये मूव करता था, पंप मूव करते, मोटर एनर्जी बहुत पहले से यूजेस हो रहा है विंड एनर्जी का। कि इसमें क्या करते हैं, पंखे को घुमाते हैं और पंखे जब घूमते हैं तो उससे फिर जो है सपोज बड़ी बड़ी मोटर्स चलना या पंखे से हंस को अलग करना, बहुत सारे पहले से यूजेस होते जा रहे। इरिगेशन में भी यूज होता है, इसके संग मोटर कनेक्ट कर दी उससे हो जाएगा। अब आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत टाइम से हो रही है तो हमें बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का करना है, इसीलिए इसको तो इसका हमें यूज करना है। तो अ लार्ज सेटअप, यदि हम बहुत सारे विंड जनरेटर, देखिए काफी सारे विंड जनरेटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। बिकॉज इसका जो जनरेटर होता है वो स्मॉल होता है, तो हमें विंड इससे एनर्जी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे जो है ये लगाने पड़ते हैं, कई सारे विंड जनरेटर लगाने पड़ते हैं, मतलब ये जो है कई सारे विंड मिल लगाए, तो उसे हम कहते हैं विंड फार्म्स कहते हैं। तो जो विंड मिल्स जो है कई सारे में लगानी पड़ेगी, एक से हमें काम नहीं चलेगा, हमें जो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे विंड जनरेटर, तभी जो है हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर। देखा होगा कई सारे एक के बाद एक बहुत सारे लगे होंगे, कई सारे लगे रहते हैं और इसीलिए उसको बोलते हैं विंड फार्म कहते हैं। तो क्या होता है विंड फार्म, द अ लार्ज सेटअप ऑफ विंड जनरेटर कॉल्ड विंड फार्म। क्यों विंड फार्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक से काम क्यों नहीं चलता, कि इतना उसमें पोटेंशियल नहीं हो पाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए, क्योंकि हमें यदि हमें जितनी ज़्यादा मात्रा में करनी पड़े इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा ये हमें लगानी पड़ेगी, उतना ज़्यादा हमें विंड मिल चाहिए, जितनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा इसके विंड के पावर मिलनी चाहिए हमें। तो कैसे होता है, इसमें होता क्या है यहाँ पर कि जब हवा तेज चली तो हवा तेज चलने से एयर का मोशन हुआ, एयर के मोशन से क्या हुआ कि ये रोटेट हुआ, ये जो फैन है ये क्या होता है, रोटेट होता है। क्या होता है, ये फैन रोटेट हुआ, फैन रोटेट हुआ, रोटेट होने से क्या हुआ, इसके पीछे टरबाइन होती है, क्या हुई, टरबाइन हुई, टरबाइन मूव करी, पहले क्या हुआ, रोटेशन, विंड विंड चली थी, उसके बाद रोटेशन हुआ, रोटेशन होने से क्या हुआ, क्या फैन के रोटेशन हुआ, फिर क्या हुआ, टरबाइन मूव करी, टरबाइन किससे कनेक्टेड, जनरेटर से कनेक्टेड है, उससे इलेक्ट्रिसिटी आ गई। प्रोसेस सबका इसके बाद में वही है कि इसके होने से टरबाइन, यानी वो टरबाइन क्या होती है, एक तरह से आर्मेचर कॉइल होती है, वो मूव हो रही है, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यही इसका सबका सभी के एप्लीकेशन इसी एप्लीकेशन पर है, जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशन, मैंने यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं लिखे, क्योंकि एडवांटेज यदि मेरिट्स एंड आपको लिमिटेशंस रहने, क्योंकि कई बार एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं आता है, लिखा रहता है मेरिट्स एंड लिमिटेशन, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बदले मेरिट्स एंड लिमिटेशन लिखी है। क्योंकि यदि ये पता होंगी तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। एक तो क्या है इसका, क्या एक तो एडवांटेज भी मेरिट भी है, क्या है, एक तो ये क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन इसकी जो डेंसिटी होती है, विंड हैज अ वेरी लो एनर्जी डेंसिटी, इसलिए हमें बहुत सारी कई सारी लगानी पड़ती है
तभी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें हवा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन बट उसको कंस्ट्रक्ट करने में जो प्लांट हम जो यहाँ पर लगा रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे हैं, और ये क्योंकि हवा है तो इसमें क्या हो जाता है, ये इसके मिट्टी यहाँ पर जो है नॉर्मल सी बात एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो ये जो है इसको हमें बार बार मेंटेन करना, इसका इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता हैगा, क्योंकि इसमें बीच में एक तरह से मशीनरी ही हैगी और क्या इसमें हैगी। तो इसलिए जो है ये मिलती तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसका जो इसके जो कंस्ट्रक्शन में होता है, बहुत सारे पूरे फार्म्स होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है और इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि लगातार देखिए ओपन उसमें एयर के उसमें कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसको जो है लगातार इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी हाई होता है। फिर उसके बाद आता है क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। नॉर्मल सी बात है, क्लीन इसकी जो एनर्जी होती है क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री होती है, क्योंकि इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं हो रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, एयर पोल्यूशन कोई नहीं हो रहा है, इसमें वाटर पोल्यूशन कोई नहीं हो रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये भी होता है, ठीक है हवा का हम यूज़ कर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन जरूरी नहीं सेम हो, विंड की डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती रहती है, कभी भी नेवर सेम नहीं होती है, तो हमें जो है थोड़ा सा उसके लिए हमें विंड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रिसिटी का हमें देखना पड़ेगा हमें। फिर आता है वेरी यूजफुल इन रूरल एंड रिमोट एरिया, जहाँ तक हम जो सप्लाई को जहाँ तक तारों को नहीं पहुँचा सकते तो वहाँ पर जो काफ़ी रूरल एरिया है और जो आपके रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बट यदि वहाँ पर हवा की स्पीड हो, हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर इसकी हवा की स्पीड होनी चाहिए, तभी हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और दूसरा इसमें मैंने लिख भी रखा, अ विंड फ्रॉम रिक्वायर्ड अ फ्लैट वेट। अब विंड जो है, जो विंड फॉर्म है बड़े बड़े हैं, उसके लिए हमें फ्लैट एक तो एरिया चाहिए और खाली एरिया चाहिए, मतलब कि वहाँ पे ऐसा ना हो कि वहाँ पे फॉरेस्ट हो, भाई फॉरेस्ट होंगे तो नॉर्मल सी बात है पेड़ लगे होंगे तो उसमें कैसे होगा, वहाँ से एयर को कैसे उसको 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 एयर को रोकेंगे वो, तो इसलिए क्या चाहिए फ्लैट एरिया चाहिए एंड आपका वेकेंट लैंड चाहिए इसके लिए, तो इसलिए नॉर्मल सी बात है ये क्या एक्सपेंसिव होगी, इसके लिए एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, एरिया नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन हो गई है। और ये क्या, ये आप इको फ्रेंडली है, ठीक है इको फ्रेंडली होता है, ये इसका एडवांटेज है, मेरिट इसकी हैगी। दूसरा क्या है, इसके लिए आपका फेबुलस मतलब मिस, हमें जो विंड चाहिए वो आपको फेवरेबल होनी चाहिए, मतलब कि उसका जो उसका फ्लो है सिर्फ कुछ ही जगह पर है जहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, इससे कम होगी तो वहाँ पर जो है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ खाली फ्यू ही हमारे जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर कि हम इसको लगा सकते हैं, फॉर्म को हम लगा सकते हैं। ओके, अब इसके यूजेस तो आपको पता ही, विंड एनर्जी के इसके यूजेस क्या हैं, इसके एयर जो आपके एयर प्लेन्स हैं उनमें जो लगे रहते हैं, ये किसके कारण होते हैं, ये किसके कारण, इसमें आपको एयरप्लेन यू नो, तो ये एयर प्लेन जो है इसी का विंड एनर्जी का एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, और इसमें तो बेसिकली जो जो आपके ग्लाइडर्स हैं वो तो एयर के कारण चल रहे हैं, एयर नहीं होगी तो ग्लाइडर तो चलेंगे ही नहीं है। तीसरा है हम इसमें करते हैं बोट सेल बोट, यू नो बोट होती है यहाँ पर, बोट पे यहाँ पे लगे हैं तो हम क्या करते हैं बोट आराम से सेल हो जाती है, इससे इससे क्या चलती है विंड मिल्स में इसे यूज़ करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वो मैंने आपको बताई था, इसके अलावा पंपिंग वाटर का पंपिंग करते हैं। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी, तो ये इसमें सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि हुआ कैसे, सिर्फ आपको क्या लर्न करना है कि जो विंड है तेज हवा चली 50 किलोमीटर पर आनी चाहिए, उसे मूव करा, उसे टरबाइन मूव करी, टरबाइन से क्या हुआ आगे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी होगी। फिर उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जैसा कि इसमें जो है नेमिंग से है मिस अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी मीन्स क्या हुआ अर्थ। देखिए अर्थ कैसे है, देखिए ये देखिए अर्थ यू नो क्रस्ट एंड बीच में क्या कोर है, तो यहाँ बीच में अर्थ के बीच में हीट बहुत ज्यादा है, डीप ऑफ द अर्थ वेरी हॉट, तो वहां पे जो रॉक होती है
किस में होती है, मेल्टन, वहां पे आपका मोल्टन स्टेट में होती है, मोल्टन स्टेट में होती है, उसे क्या कहते हैं हम, मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैग्मा कहते हैं। यू नो कि बाहर क्रस्ट, बीच में कोर है, वो बहुत ज्यादा हॉट है, और वहां पर क्या होते हैं, हॉट होने के कारण जो रॉक्स होती है किसमें होती है, आपके मोल्टन स्टेट में होती है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब ये यदि मैग्मा है, नॉर्मल सी बात है, हॉट बहुत ज्यादा है, हॉट बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो कुछ ऐसा नहीं है कि अर्थ में सब जगह सेम ही हो, कुछ जगह वीक जगह होती है, तो जो वीक जगह होती है वहां से ये जो होता है मैग्मा, सपोज अब यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर में कुछ वीक जगह है सपोज, तो वहां से ऐसे मैग्मा जो है बाहर की तरफ को आएगा, जो वीक जगह है। और जो, और ये जो कुछ जगह पर जो मैग्मा होता है, ये जो जो कुछ जगह मैग्मा क्या होता है, बिल्कुल इसके सरफेस के पास में होता है। कुछ जगह पर क्या होता है, मैग्मा ये सरफेस के पास है, उसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। तो सपोज यहाँ पर यदि वाटर है, इसके आसपास वाटर है, तो वाटर, इसकी हीट सोचिए कितनी ज्यादा है, इसकी हीट से क्या होगा, वाटर क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो क्या होगा, फिर उसके बाद जब स्टीम हुआ तो जो इसमें रॉक है वहां पर ट्रैप हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर होगा। तो सपोज वहां पे हम लोग ड्रिल कर दें, ड्रिल करके वो करें, तो वहां से तेजी से स्टीम निकलेगी। ये देखिए हॉट वाटर है, क्या हुआ, यहाँ पे मैग्मा है जो कि किसके सरफेस के पास में है, उससे क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। उसके पास में वाटर है, तो नॉर्मली वो इतनी ज्यादा हीट होती है, तो आपको मालूम ही है कि वो वाटर क्या होगा, स्टीम बन जाएगा। तो वहां ड्रिल करके हम कर ले, वहां स्टीम जो निकल रही है, वहां पे हमने क्या करा, स्टीम आ गई। जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट में करा था, क्या क्या पानी को बॉईल करा, स्टीम हुई, तो वही सेम है यहाँ पे, स्टीम ऑटोमेटिकली आ गई। उससे क्या, टरबाइन मूव करी, टरबाइन मूव करी, उसके बाद जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट साथ में हम क्या करते हैं, ये जो वाटर यहाँ पर है, हॉट वाटर है, इसके आगे जाके हम क्या लगा देते हैं, आपका कूलिंग टावर होता है, वहां पर जाके ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। कूल होने के बाद में फिर यहाँ पे ड्रिल करके यहाँ पे वाटर को हम इंजेक्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं इंजेक्ट। इंजेक्ट वेल होते हैं, वापस से पानी फिर अंडरग्राउंड में पहुंच गया। क्लियर कि हॉट वाटर है, स्टीम हुई, स्टीम से। अब इसके बाद आते हैं कि इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज, एक तो रिन्यूएबल हो गया ये, ठीक है। दूसरा, इसके लिए कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, विंड वाले में भी लिख सकते हैं नो फ्यूल रिक्वायरमेंट, विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे मैंने हर एक में लिखे, क्योंकि कुछ पॉइंट तो सब में कॉमन है, बहुत से पॉइंट्स ऐसे वो आप समझ सकते हैं। तो इसमें कोई भी फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये क्या, लिमिटेड प्लेस है, हर एक जगह नहीं होगा। जहां पर ये हॉट स्पॉट है, साथ में वाटर भी है, वहीं पर होगा, हर जगह नहीं होगा ये। फिर दूसरा बात आता है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके। फिर आता है, प्रोड्यूस ओनली अबाउट 1/6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर नेचुरल पावर प्लांट। जो आपका नेचुरल गैस पावर प्लांट है, कौन से वाले, जो आपका नेचुरल गैस पावर प्लांट है, उसमें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती हैगी, बट इसमें उसकी 1/6% जो है खाली CO2 है, तो इट मीन्स इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इसका नहीं होगा। फिर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अवेलेबल तो फ्री ऑफ कॉस्ट बट है बट इसको प्लांट करने में क्या होगा, हाई कॉस्ट लगता है, 2-3 मिलियंस ऑफ डॉलर करीब, इतना बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट होते है प्लांट करने की कॉस्ट। वर्क मिलती फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट प्लांट करने में इसमें हाई कॉस्ट होता है। इसकी जो आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाफ ऑफ द लाइक कोल, जो कोल से जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कॉस्ट क्या होती है, हाफ ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यदि यहाँ बात करेंगे तो उसमें जो है, क्योंकि प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद आता है आपका, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसके अकॉर्डिंगली उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। फिर और ये क्या है, स्टेबल है और रिलायबल है। मतलब स्टेबल रिलायबल का मतलब क्या होगा, देखिए सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये कभी हवा तेज चल रही है, कभी सन की गर्मी ज्यादा है, कभी कम है, बट ये नीचे से टोट के अंदर से निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो हमें मालूम है, इतनी हीट आ रही है, इतनी यहाँ से स्टीम निकलेगी, हमें पता है। तो एक तरह से जो है उतनी हीट आएगी, स्टेबल है और रिलायबल, किसके अकॉर्डिंगली, सोलर और लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी के।
अब फिर आते हैं डिसएडवांटेज। लिमिटेड हो गया, दूसरा एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट। अब हमने यहाँ तो बोला कि इको फ्रेंडली है, मैंने कहीं लिखा था? नहीं लिखा मैंने। अच्छा, क्लीन सोर्स ऑफ लिखा था, ठीक है। देखिए वैसे कुछ नहीं करती, बट ये आपका एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट इस तरह से है कि जब हमने यहाँ पे ड्रिल करके यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ड्रिलिंग जो हमने करी, तो ड्रिलिंग से कई बार क्या होगी, खाली और दूसरी गैसेस भी निकलेंगी, दूसरी हार्मफुल और गैसेस भी निकलती हैं। तो वो कभी कभी वो जो हार्मफुल गैसेस है वो ज़्यादातर हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो इसका जो प्लांटेशन होता है, प्लांट जो करते हैं, इसका जो यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्किल पर्सन के अकॉर्डिंगली होता है। ये नहीं कोई भी इसे कर लेगा, इसके लिए पर्सन कैसे चाहिए? तो एक इसमें डिसएडवांटेज हो गया, इसमें आपका स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड पर्सन इसमें चाहिए, वही इसका कर सकते हैं। देखते हैं कि मतलब उसमें से गैसेस निकल रही तो उसका कैसे यूज़ करें, क्या करें, कोई भी एनवायरमेंट हमारा साइड इफेक्ट ना हो। इससे अर्थक्वेक आने का भी रहता है, चांसेस हैं। भाई नीचे से तेजी से हम उसको निकाल रहे हैं, प्रेशर से निकल रही है, कोई अंदर का मैग्मा को हम निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, उसका एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, तो कभी कभी अर्थक्वेक के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तब हम इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये केयरफुली करी जाती है, ये इसके ओके, राइट।